प्रतापगढ़ शहर में धर्मेंद्र जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। वह एक सफल व्यापारी थे जिन्होंने अपनी मेहनत से एक बड़ा साड़ी का शोरूम और शहर के मध्य में एक आलीशान घर बनाया था। उनकी पत्नी मालती जी अत्यंत सरल और धार्मिक महिला थी। उनका इकलौता बेटा आकाश विदेश से मैनेजमेंट की डिग्री लेकर लौटा था और उनकी लाडली बेटी नेहा की शादी एक संभ्रांत परिवार में हो चुकी थी। धर्मेंद्र जी ने अपने बेटे पर आंखें मूंदकर विश्वास किया। उन्होंने खुशी खुशी सारा व्यापार और घर का मालिकाना हक आकाश के नाम कर दिया ताकि वह अपनी जवानी में ही एक जिम्मेदार मालिक बन सके। आकाश की पत्नी संजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार महिला थी जिसे भौतिक सुख सुविधाओं से बेहद लगाव था। धर्मेंद्र जी और मालती जी ने सोचा था कि अब वे आराम से जीवन व्यतीत करेंगे और भक्ति में मन लगाएंगे, लेकिन उनके कर्मों का फल अभी आना बाकी था। जैसे ही आकाश व्यापार और घर का मालिक बना, संजना ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह शोरूम के छोटे से मुनाफे से खुश नहीं थी। उनका सपना था कि वे दिल्ली या मुंबई जाकर एक बड़ा ब्रांड बनाए। उसने आकाश को समझाना शुरू किया, देखिए यह शोरूम एक छोटी दुकान जैसा है। हमें बड़े शहर जाना चाहिए। वहाँ यह घर बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे हम एक इंटरनेशनल स्तर का फैशन हाउस शुरू कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पिताजी और माता जी को कौन संभालेगा? वे तो बस अब खर्च ही बढ़ाएंगे। आकाश अपनी पत्नी के ग्लैमर और बातों में पूरी तरह फंसा हुआ था। वह जल्द अमीर बनने के सपने देखने लगा। उसने पिता के सामने दिल्ली जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनकर धर्मेंद्र जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, यह घर, यह व्यापार मेरे पुरखों की निशानी है। इसे कैसे बेच दूं? और तुम क्या कह रहे हो कि हमें छोड़कर चले जाओगे? धर्मेंद्र जी ने दुख से कहा। मालती जी ने कहा, तुम दिल्ली जाओ, लेकिन हम यहीं रहेंगे। यह हमारा घर है, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। संजना तुरंत बीच में बोली, आकाश देखिए, पिताजी तो आपके तरक्की के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। मुझे यह शोरूम का नाम और डिज़ाइन पसंद नहीं है और यह घर पुराना, इसमें इतनी जगह है कि इसे साफ करना भी मुश्किल है। हमें यह सब बेच देना चाहिए। आकाश ने संजना का पक्ष लेते हुए कहा, पिताजी अब ज़माना बदल गया है। मैं यहाँ फंसकर नहीं रहना चाहता। यह घर मुझे लोन लेने में मदद नहीं करेगा। इसे बेचकर ही पूंजी मिलेगी। आप लोग मेरे साथ चलिए, वहाँ आपको आराम से छोटा सा फ्लैट दिलवा दूंगा। धर्मेंद्र जी को लगा कि उन्होंने अपने बेटे को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मजबूरी में बेटे की बात मान ली, लेकिन अपनी एक शर्त रखी, ठीक है, तुम घर बेचो, व्यापार बेचो, पर मुझे इस शहर में ही एक छोटा सा घर चाहिए जहाँ मैं और तुम्हारी माँ बाकी जीवन शांति से बिता सके। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। आकाश ने तुरंत हामी भर दी। संजना ने घर का सौदा एक बड़े बिल्डर से किया और भारी रकम बटोर ली। उसने झूठ मूठ का एक छोटा फ्लैट खरीदने का वादा किया, लेकिन इरादा कुछ और ही था। आकाश आया तो आकाश ने अपने माता पिता के सामने एक बैग और कुछ पैसे फेंक दिए। पिताजी, हमने तय किया है कि आप लोग यहाँ हमारे नए फ्लैट में नहीं बल्कि सीधे वृद्धाश्रम में रहेंगे। संजना की माँ वहाँ की मैनेजिंग कमेटी में है। मैंने बात कर ली है। वहाँ आप लोगों को शांति मिलेगी और आपका ध्यान भी रखा जाएगा। धर्मेंद्र जी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
वृद्धाश्रम। आकाश, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमने मुझसे झूठ कहा और अब हमें घर से निकाल रहे हो। मालती जी रो पड़ी। बेटा, हमने तुम्हें इतने लाड प्यार से बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए? तुम्हारी संजना ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया? संजना मुँह फेर कर बोली, देखिए आंटी, भावनात्मक बातें मत कीजिए। अब यह जमाना नहीं है। वैसे भी मुझे इस घर को साफ करने और नया रूप देने में दिक्कत होगी। आप लोग जागिए, वहीं भगवान की भक्ति कीजिए। आकाश ने कठोरता से कहा, बस बहुत हो गया। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आप लोगों को यहाँ नहीं रहना है। हमने यहाँ किराएदार के लिए फ्लैट बुक कर दिया है। अब आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। बेटे के इस व्यवहार से धर्मेंद्र जी अंदर से टूट गए। अपनी सारी मेहनत, सारा मान सम्मान एक पल में धूल में मिल गया। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वे भारी मन से वृद्धाश्रम चले गए। जाते जाते उनकी आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, जैसा कर्म वैसा भोग। वृद्धाश्रम में धर्मेंद्र जी और मालती जी ने बाकी जीवन भक्ति और समाज सेवा में लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी नेहा को इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि वे उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। इधर संजना और आकाश ने दिल्ली जाकर एक आलीशान जीवन शुरू किया। संजना ने अपना इंटरनेशनल फैशन ब्रांड शुरू किया, लेकिन वह जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ग्राहकों को घटिया माल बेचने लगी। शुरुआत में तो अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन जल्द ही उनके उत्पाद की खराब क्वालिटी की खबरें बाजार में फैल गई। ग्राहकों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उनका ब्रांड जमीन पर आ गया। व्यापार में इतना बड़ा घाटा हुआ कि उन्हें अपना सारा पैसा खोना पड़ा। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपना आलीशान फ्लैट भी बेचना पड़ा। दोनों को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। संजना की सारी हेकड़ी जाती रही। एक दिन दोनों वापस प्रतापगढ़ लौटे। उम्मीद थी कि पिताजी का खरीदा हुआ कोई छोटा मोटा घर होगा जहां वे रह सकते हैं। उन्हें पता चला कि पिताजी ने तो कोई घर खरीदा ही नहीं था। वे निराशा में शहर की गलियों में घूम रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक बड़े नए और भव्य रिटेल मॉल पर पड़ी, जहां एक बड़ा सा विज्ञापन लगा था, धर्मेंद्र एंड सन्स, मालिक नेहा एंड कपिल। नेहा के पति। नेहा ने अपने पिता के सम्मान को बचाने और उन्हें काम में व्यस्त रखने के लिए अपने पति के साथ मिलकर पिताजी के पुराने शोरूम की जगह पर एक बड़ा व्यापार शुरू कर दिया था। आकाश और संजना हिम्मत करके नेहा और कपिल के पास गए। नेहा अपने भाई और भाभी को देखकर हैरान रह गई। उनकी हालत फटे हाल थी। नेहा, हमारी मदद कर दो, हमारा सब कुछ चला गया, हमें रहने के लिए एक जगह दे दो, आकाश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। नेहा ने गंभीर आवाज में कहा, भैया, पिताजी और माता जी ने तुम पर भरोसा किया और अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। तुमने उन्हें क्या दिया? वृद्धाश्रम। नेहा ने उन्हें बताया। तुम्हारे जाने के बाद पिताजी को बहुत सदमा लगा। वह अब भी वृद्धाश्रम में हैं, लेकिन उनकी सेहत अब ठीक नहीं रहती। माँ हर दिन रोती है। मैंने ही यह व्यापार शुरू किया ताकि उन्हें लगे कि उनका नाम अभी भी जिंदा है। नेहा ने अपनी दुकान के सामने लगे उस बड़े मॉल की ओर इशारा करते हुए कहा, पता है भैया, यह मॉल किसने बनवाया है? उसी बिल्डर ने जिसने आपका घर खरीदा था। उसने यह मॉल बनाने के लिए पिताजी को पार्टनरशिप में सबसे पहले 2 करोड़ रुपए दिए थे और उसी पैसे से मैंने यह व्यापार शुरू किया है।
तुम्हें याद है जब तुम पिताजी को घर से निकाल रहे थे तो पिताजी ने सिर्फ एक ही बात कही थी, जैसा कर्म वैसा भोग। तुम और भाभी आज अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हो। संजना और आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे फूट फूट कर रोने लगे। नेहा ने कठोरता से कहा, तुम लोग आज से इसी शहर में रहोगे और मेरे इस स्टोर में मजदूरों की तरह काम करोगे। अपनी कमाई से अपना जीवन चलाओ। जब तक तुम ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे और पिताजी से माफ़ी नहीं मांगोगे, तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। आकाश और संजना को सिर झुकाकर नेहा की बात माननी पड़ी। उन्हें शहर की एक चाल में एक छोटा सा कमरा मिला और दोनों ने स्टोर में छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। उनका नया जीवन बेहद कठिन था, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जो बीज बोए थे वही फल उन्हें काटने पड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी और मालती जी वृद्धाश्रम में थे, लेकिन उन्हें यह जानकर शांति मिली कि उनके बेटे को सही राह दिखाने का काम प्रकृति ने खुद कर दिया। आकाश और संजना के लिए नेहा के स्टोर में काम करना किसी सजा से कम नहीं था। जहां वे कभी मालिक थे, वहां अब उन्हें स्टोर का फर्श साफ करना पड़ता था। भारी भरकम साड़ियों के बंडल उठाने पड़ते थे और ग्राहकों की जली कटी बातें सुननी पड़ती थी। संजना का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। वह अक्सर आकाश से फुसफुसाती, हम यहाँ कब तक ये गंदी नौकरी करेंगे? नेहा को क्या लगता है, हम एक दिन यहाँ से भाग जाएंगे और अपना नया काम शुरू करेंगे। आकाश, जो अब तक अपने पिता के धोखे और अपनी माँ की पीड़ा को याद कर रहा था, शांत रहता था। उसने पहली बार ईमानदारी से मेहनत का स्वाद चखा था। उसकी पीठ दर्द करती थी, उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन उसे अपने काम में एक अजीब सी शांति मिल रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता के धन को कितनी आसानी से उड़ा दिया था, जबकि इसे कमाने में कितना पसीना लगा होगा। एक शाम जब स्टोर बंद हो रहा था, आकाश ने संजना से कहा, बस बहुत हो गया संजना, अब मैं भागना नहीं चाहता। हम जो कर रहे हैं वह ठीक है। हमें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। पिताजी और माँ ने जो कष्ट झेला है, क्या हम उसे ऐसे ही भूल जाएं? संजना ने गुस्से में कहा, तुम कितने कमज़ोर हो, यह सब तुम्हारे बुजुर्गों के कारण हुआ है। मैं कल ही यह काम छोड़ दूंगी। ठीक अगले दिन संजना ने काम छोड़ दिया और शहर में नए अवसरों की तलाश में निकल गई। आकाश ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह समझ गया था कि संजना का साथ उसके कर्मों को और भारी करेगा। आकाश ने 2 गुनी लगन से काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह सबसे पहले आता और देर रात तक रहता। उसने नेहा और कपिल से अनुरोध किया कि उसे स्टोर के अकाउंट और इन्वेंट्री का काम सीखने दिया जाए। नेहा, जो अपने भाई को बदलता हुआ देख रही थी, उसने उसे यह मौका दिया। जल्द ही आकाश अपने काम में इतना डूब गया कि वह अपनी पुरानी सुख सुविधाओं को भूल गया। 1 महीना बीत गया। आकाश ने अपनी पहली पूरी सैलरी ली। संजना शहर छोड़कर जा चुकी थी और आकाश ने अपना सारा पैसा जमा किया। उसने नेहा से कहा, दीदी, क्या मैं पिताजी और माँ से मिलने जा सकता हूँ? मैं उनके लिए कुछ फल और मिठाई लेकर जाना चाहता हूँ। नेहा की आंखें भर आईं। उसने हाँ कहा और अपने साथ ले जाने के लिए एक छोटा सा बक्सा दिया। आकाश जब वृद्धाश्रम पहुँचा
तो उसने देखा कि उसके माता पिता एक छोटे से कमरे में बैठे थे। मालती जी एक माला जप रही थी और धर्मेंद्र जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। आकाश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मालती जी ने आंखें खोल दी। बेटा जो कभी उनका युवराज था, आज फटा हुआ, पसीने से भीगा हुआ दिख रहा था। मालती जी के मुंह से अचानक निकल गया, आकाश। धर्मेंद्र जी ने पलट कर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, केवल थकान और गहरी उदासी थी। आकाश तुरंत उनके पैरों में गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपके विश्वास को तोड़ा। मैं आपकी सारी मेहनत को भूल गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे सज़ा दो, लेकिन माफ़ कर दो। मालती जी ने उसे उठाया और गले लगा लिया। माँ का हृदय तो बेटे के लिए हमेशा नरम होता है। बेटा उठो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तुम ठीक हो ना? धर्मेंद्र जी चुपचाप खड़े रहे। आकाश ने नेहा का दिया हुआ बक्सा खोला। उसमें कुछ ताज़े फल, मिठाई और एक छोटा सा चमकीला सोने का सिक्का था जो नेहा ने अपने पास रखा हुआ था। धर्मेंद्र जी ने जब सोना देखा तो उन्हें याद आया कि यह वही सिक्का है जो उन्होंने मालती जी को उनकी पहली वर्षगांठ पर दिया था। यह देखकर उनका दिल पिघल गया। बेटा, मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जब तुम अपने कर्मों का फल पूरी तरह समझ लोगे। यह सोना, यह सब नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा पश्चाताप चाहिए। आकाश ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मैं मेहनत करके फिर से एक दुकान खरीदूंगा आपके नाम पर। मैं हर महीने आपको वृद्धाश्रम में मिलने आऊँगा और आपकी सेवा करूँगा। मेरी बस यही सज़ा है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। धर्मेंद्र जी ने एक लंबी सांस ली। उन्हें लगा कि उनका बेटा सच में बदल गया है। उन्होंने आकाश के सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन याद रखना, अब जो भी करना धर्म और ईमानदारी से करना। आकाश ने उन्हें प्रणाम किया और वापस चला गया। उसने अपनी सारी बची हुई सैलरी वृद्धाश्रम को दान कर दी। अगले कुछ महीनों में आकाश की मेहनत रंग लाई। उसने न सिर्फ स्टोर का काम सीखा, बल्कि अपनी ईमानदारी और विनम्रता से ग्राहकों का दिल भी जीता। नेहा और कपिल ने उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए और अंततः 1.5 साल बाद उन्होंने आकाश को अपने नए स्टोर का मैनेजर बना दिया। आकाश ने अपने माता पिता के लिए वृद्धाश्रम के पास ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया और उनसे वापस घर चलने का अनुरोध किया। अब वह सिर्फ एक मैनेजर था, लेकिन उसका दिल खुश था। एक दिन जब धर्मेंद्र जी और मालती जी नए फ्लैट में पूजा कर रहे थे, तो आकाश ने अपनी पहली कमाई से खरीदी गई एक नई साड़ी मालती जी के चरणों में रख दी। मालती जी ने आकाश को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुम्हें देखकर लगता है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिल गया है। धन दौलत चली गई, लेकिन हमारा बेटा वापस आ गया। धर्मेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तुम सच्चे अर्थों में धर्मेंद्र एंड सन्स के वारिस हो, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में जैसा कर्म वैसा भोग मिल चुका है। आकाश और उसके माता पिता के चेहरे पर अब एक नई शांति थी। उन्होंने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और जान लिया था कि जीवन में सच्चा सुख केवल ईमानदारी और प्रेम में है। आकाश और उसके माता पिता के जीवन में शांति और स्थिरता आ चुकी थी। आकाश अब अपने काम में पूरी तरह समर्पित था।
वह जानता था कि नेहा और कपिल ने उसे दूसरा मौका दिया है और वह इसे पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। धर्मेंद्र जी और मालती जी अब वृद्धाश्रम से निकलकर अपने छोटे से फ्लैट में थे, जहां आकाश हर शाम उनसे मिलने आता और उनकी सेवा करता था। करीब 1 साल बाद एक दोपहर जब आकाश स्टोर में व्यस्त था तो दरवाजे पर किसी की आहट हुई। उसने पलट कर देखा, सामने संजना खड़ी थी। संजना का हाल बुरा था, उसके महंगे कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान और उदासी थी और आंखों में गहरी हताशा थी। वह पहले जैसी तेज तर्रार और अहंकारी नहीं लग रही थी। आकाश, संजना ने कांपते हुई आवाज में कहा। आकाश ने धीरे से कहा, संजना तुम यहाँ क्या हुआ? संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि शहर छोड़ने के बाद उसने कई जगह काम तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं था। उसका अहंकार उसे छोटी मोटी नौकरी करने नहीं दे रहा था और उसका नाम फैशन इंडस्ट्री में खराब हो चुका था। वह मुंबई गई थी, जहां उसके साथ धोखा हुआ था और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वह भी लूट लिए गए। वह किसी तरह वापस प्रतापगढ़ लौटी थी क्योंकि उसे लगा कि शायद आकाश माफ कर देगा। आकाश, मुझे पता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे माता पिता की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हें उस समय छोड़ दिया जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से शुरू करना चाहती हूँ। संजना ने ज़मीन पर बैठकर रोते हुए कहा। स्टोर में काम करने वाले सभी लोग यह सब देख रहे थे। शोर सुनकर नेहा और कपिल भी बाहर आ गए। नेहा ने संजना को देखकर पहचान लिया और उसके चेहरे पर तुरंत शक्ति आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो संजना? तुम्हें इस स्टोर में आने की इजाज़त नहीं है, नेहा ने दृढ़ता से कहा। आकाश ने बीच में आकर कहा, दीदी यह बहुत मुश्किल में है। मुझे लगता है कि इसे एक और मौका मिलना चाहिए। हर कोई बदल सकता है और मैं जानता हूँ कि संजना पश्चाताप कर रही है। नेहा ने संजना की तरफ देखा। तुम्हारे पश्चाताप की कीमत मेरे माता पिता ने चुकाई है संजना। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन आकाश की बात अलग है। आकाश ने अपनी गलतियां सुधारी और मैं उसे यह अधिकार देती हूँ कि वह तुम्हारे लिए कोई फैसला ले। नेहा ने आकाश से कहा, आकाश तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो या इसे यहीं से वापस भेज देना चाहते हो? आकाश ने एक गहरी सांस ली। उसने संजना को देखा जो ज़मीन पर बैठी थी और उसके चेहरे पर अब अहंकार की जगह केवल लाचारी थी। आकाश को अपने माता पिता के शब्द याद आए, जैसा कर्म वैसा भोग। संजना को उसका भोग मिल चुका था। दीदी मैं जानता हूँ कि यह इतनी जल्दी नहीं बदल सकती, लेकिन मैं इसे काम करने का एक मौका देना चाहता हूँ। यह मेरे माता पिता के आसपास नहीं रहेगी। मैं इसे सिर्फ स्टोर में एक वेटर या चाय बनाने वाली की नौकरी देना चाहता हूँ, बिना किसी पगार के। यह अपनी मेहनत से कमाएगी और अपना कमरा लेगी। नेहा और कपिल को यह शर्त बहुत कठोर लगी, लेकिन वे आकाश के न्याय पर विश्वास करते थे। संजना, जिसे लगा कि आकाश उसे फिर से अपनी पत्नी का दर्जा देगा, कुछ पल के लिए शांत हो गई। आकाश ने सीधे संजना की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे कर्मों का फल
चुकाना होगा संजना। अगर तुम सच में पश्चाताप कर रही हो तो तुम्हें यह शर्त माननी होगी। कोई पगार नहीं, केवल टिप मिलेगी जिससे तुम अपना गुजारा करोगी। और हाँ, तुम मेरे माता पिता के पास कभी नहीं जाओगी। संजना के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने आंसू पोंछे और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे मंजूर है। संजना ने स्टोर में सबसे निचले दर्जे का काम शुरू किया। चाय बनाना, ग्राहकों को पानी पिलाना और कपड़े तह करके उनकी पैकिंग करना, यह काम उसकी हैसियत से कहीं नीचे था, लेकिन उसने उसे स्वीकार कर लिया। आकाश उसे दूर से देखता रहा। वह मेहनत कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी निराशा थी। एक शाम जब वह चाय बना रही थी, एक ग्राहक ने गलती से चाय का गर्म कप उसके हाथ पर गिरा दिया। संजना दर्द से चिल्लाई। आकाश दौड़ कर आया, लेकिन नेहा उससे पहले संजना के पास पहुंची। नेहा ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स खोला और संजना के हाथ पर मरहम लगाया। दर्द हो रहा है ना? नेहा ने धीरे से पूछा। संजना ने रोते हुए कहा, हाँ दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी मेरे कर्मों का फल है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ जल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा दिल अब धुल चुका है संजना। मैं तुम्हें देखती रही हूँ, तुम अब बदल चुकी हो। आकाश ने तुम्हें 1 साल पहले सजा दी थी और तुमने उसे स्वीकार किया। अब तुम्हारे कर्म बदल चुके हैं। नेहा ने अगले दिन संजना को बुलाकर कहा कि वह उसे पूर्ण वेतन के साथ स्टोर में एक सेल्स एसोसिएट की नौकरी देती है। संजना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने नेहा के पैर छूकर धन्यवाद कहा। आकाश और संजना ने फिर कभी धन और अहंकार के पीछे भागने का सपना नहीं देखा। उन्होंने अपनी अपनी गलतियों से सीखा और अपने माता पिता के नाम को सम्मान देना शुरू किया। धर्मेंद्र जी और मालती जी ने अपनी बहू को माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि संजना ने वास्तव में अपने कर्मों का प्रायश्चित किया है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।